संबंध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। जब मुगल काल का विस्तार हो रहा था तो मुगल काल के लिए दक्षिण में मराठा साम्राज्य सबसे बड़ा बाधक हुआ था और अंग्रेजों को भी अपने विजय के दौरान उनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विजय उनको लास्ट में मराठों से ही हुआ। शुरुआत में जब तक औरंगजेब शासक था तब तक तो मराठा इतना विकास नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगल शासक पे आधिपत्य कर लिया और उनके कई क्षेत्रों से सीधे प्रत्यक्ष कर लेने लगे और अधिकार भी कर लिए। जैसे मुगल काल के दक्षिण का क्षेत्र और मध्य का क्षेत्र, जैसे जहाँ अहमदनगर है, बीजापुर है और महाराष्ट्र पूरा पश्चिम और यहाँ तक के बाद में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर भी उन्होंने 1400 संदेश की। तो मराठा का इतिहास जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि शुरुआत होती कैसी है और मराठा आए कहाँ से थे, वो करते क्या थे। क्योंकि पहले बहुत महत्वपूर्ण शासक तो थे शिवाजी। शिवाजी के जो पिता थे जिनका नाम था साहेब भोसले और उनके जो पिताजी थे वो लोग पहले लेखन का कार्य करते थे। एक वंश था अहमदनगर वंश। हमने इस अहमदनगर वंश का उल्लेख किया है। अहमदनगर दक्षिण कब शुरुआत कब होती है अहमदनगर वंश के बारे में जानकारी इतिहास में, जब अकबर अपना दक्षिण पे आक्रमण करने के लिए जाता है अहमदनगर में, तो उस समय अहमदनगर का उल्लेख मिलता है। इसी अहमदनगर में मराठा वंश के जो क्या कहते हैं पहले के शिवाजी के पहले जो रहते हैं वो यहाँ पे लेखन का कार्य करते हैं। जैसे उनके पिताजी का नाम था साहेब भोसले और इनकी माता का नाम था साहेब भोसले। पहले अहमदनगर में काम करते थे, लेकिन साहेब भोसले के बाद जब शिवाजी को साहेब भोसले का स्थान मिला तो उन्होंने जो पुरानी उनकी नीति थी, उनके जो पैतृक नीति थी उसको उसने बदलाव किया। उन्होंने इसको जो लेखनकार था उन्होंने युद्ध नीति वो सीधे ही युद्ध नीति पे अपनाते थे। तो शिवाजी की शुरुआत होती है जो अपने पैतृक रूप से उन्होंने को प्राप्त था कि वो काम नहीं करते थे, उन्होंने अपनी इस नीति को बदलाव किया। शिवाजी के गुरु भी थे। शिवाजी के गुरु का नाम था दादाजी कोंडदेव। ये राजनीतिक रूप थे। और रामदास ये धार्मिक थे। देखिए शिवाजी का उद्देश्य क्या था। शिवाजी का शासन करने का उद्देश्य था सबसे बड़ा हिंदू स्वराज हिंदू पद बादशाही या हिंद स्वराज वो विदेशी आक्रमण के खिलाफ थे, विदेशी शासन के खिलाफ थे, ऐसा आप कह सकते हैं। विदेशी शासन के खिलाफ जैसे मुगल विदेशी थे, वो आए थे भारत में तो उनके सीधे खिलाफ उनकी जो नीति थी बिल्कुल खिलाफ थी। शिवाजी ने जो अपनी युद्ध नीति यानी विजय नीति शुरुआत की, उन्होंने अहमदनगर पर ही आक्रमण करके छोटे छोटे किलों को जीतना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे किलों को जीतना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने सिंहगढ़ किले को जीता। फिर तोरण किलों को जीता उन्होंने अहमदनगर से।
का तोरण फिर चाकल किला जीता। उसके बाद देखिए, ये तो अहमदनगर से इनकी विजय हुई, सिंहगढ़ किले की, तोरण की, चाकल की। उसके बाद उन्होंने बीजापुर शासक, बीजापुर से उन्होंने कई विजय की। उनकी बीजापुर से उन्होंने पुरंदर का किला जीता। बीजापुर से उन्होंने पुरंदर का किला ले लिया, बीजापुर से जीता। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण 1656 ईस्वी में उनकी महत्वपूर्ण विजय थी जावली की, जावली की विजय। 1656 ईस्वी में ये चंद्रराव मौर्य से इन्होंने विजय किया था। चंद्रराव मौर्य से 1656 ईस्वी की जावली की विजय, ये बहुत महत्वपूर्ण विजय थी। यहाँ तक तो वो अपने उत्तर यानी बीजापुर और अहमदनगर से छोटे छोटे किले जीत रहे थे। जब वो बीजापुर से जीत रहे थे, उसी समय औरंगजेब भी बीजापुर पे आक्रमण कर रहा था। तो जब बीजापुर का कुछ हिस्सा इन्होंने जीत लिया शिवाजी ने, तब औरंगजेब और शिवाजी के मध्य आपस में बहस शुरू हो गया। यहीं पे शुरू होता है जब शिवाजी ने बीजापुर के कुछ क्षेत्र, क्योंकि औरंगजेब बीजापुर में स्वयं आक्रमण कर रहा था और औरंगजेब ये चाहता था कि बीजापुर के क्षेत्र में कोई और भी शासक कब्जा ना करे। तो औरंगजेब यानी मुगल शासक और क्या कहते हैं शिवाजी के बीच बहस होता है और शिवाजी पे आक्रमण करने के लिए, हम इसका उल्लेख कर चुके हैं पहले भी, औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था। शाइस्ता खां को भेजा था 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने पूना पर शाइस्ता खां पर आक्रमण किया। 1663 ईस्वी शाइस्ता खां इस पर आक्रमण किया पूना में। ये रात्रि अभियान था, ये हम आपको बता चुके हैं, ये रात्रि अभियान था। इस पर शिवाजी की विजय हो जाती है पूना। और 1664 ईस्वी में सूरत की लूट यानी विजय, सूरत को लूटे थे। ये मुगल वंश का बहुत बड़ा ये सेंटर रहता है सूरत, आर्थिक राजधानी रहती है। इसी को शिवाजी लूट लेते हैं 1664 ईस्वी में। इसके बाद औरंगजेब जय सिंह को भेजता है। मिर्जा जय सिंह को क्या कहते हैं शिवाजी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भेजा जाता है। शिवाजी को जय सिंह बहुत चालाक थे, आसपास के छोटे छोटे शासकों को अपने साथ लेकर शिवाजी पे आधिपत्य कर लेते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण संधि होती है पुरंदर की संधि 1665 में। पुरंदर की संधि, इस संधि में शिवाजी को नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। उनके पास 35 किले रहते हैं, उनको 23 किला दे देना होता है। 23 किला देना होता है मुगल शासक को, और 12 किले ही उनके पास बचते हैं। और ये भी समझौता करना पड़ता है कि अगर दक्षिण भारत में औरंगजेब आक्रमण करेंगे तो शिवाजी उस पर क्या कहते हैं उनका साथ देंगे, यानी वो स्वयं आक्रमण नहीं करेंगे, यानी मुगल की सेना के साथ देंगे। ये समझौता हुआ। ये भी समझौता हुआ कि शिवाजी को मुगल राजघराने में आना पड़ेगा, औरंगजेब के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर कहानी ये होती है कि जब शिवाजी जाते हैं तो उनको 5000 के मनसबदार की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। 5000, देखिए हम मनसब चीज बता चुके हैं। अकबर जब था तो उसी ने मनसब शुरू किया था। उसके समय तक तो 5000 बहुत मैक्सिमम मनसब था, लेकिन जब औरंगजेब हो जाता है तो मनसबदार की संख्या बढ़ जाती है, 40,000 तक हो जाती है। तो शिवाजी ने अपना अपमान समझा तो उसको 5000 की श्रेणी में खड़ा गया। तो वो क्या कहते हैं क्रोध होके चला आता है जयपुर भवन में, और वहीं पे क्या कहते हैं अपने ही हमशक्ल को लटाकर
ये हम शकल का नाम भी मिलता है, ऐसा माना जाता है कि उसकी शकल शिवाजी से मिलती है और इसका नाम रहता है हीरोजी हरदन। हीरोजी हरदन इनकी शकल शिवाजी से मिलती है। शिवाजी को लिटाकर और क्या कहते हैं मिठाई की टोकरी पे भाग जाते हैं और फिर जो भी किले वो हारे थे धीरे धीरे किले अपना जीत लेते हैं। अंत में दक्षिण भारत में मुअज्जम यानी औरंगजेब के लड़के का एक नाम था बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम, उसकी सहायता से शिवाजी और औरंगजेब के बीच में एक समझौता भी होता है। तो शिवाजी और औरंगजेब के बीच में समझौता होता है। इस समझौते के तहत औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि देते हैं। औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि देते हैं शिवाजी और शिवाजी को दक्षिण भारत में चौथ और सर्वदेशमुखी वसूल करने का अधिकार देते हैं। इसके बाद शिवाजी जब अपने कई किलों को जीत लेते हैं तो वो अपना पुनः राज्याभिषेक कराते हैं 1674 ईस्वी में। शिवाजी अपना राज्याभिषेक कराते हैं 1674 ईस्वी में रायगढ़, और रायगढ़ को ही अपनी राजधानी बनाते हैं। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। यहीं पे अपना राज्याभिषेक करते हैं। शिवाजी के जीवन की उनकी अंतिम विजय थी कर्नाटक पर झिंझी किले को जीता था, उनकी अंतिम विजय। अंतिम विजय 1678 ईस्वी में झिंझी का किला उन्होंने जीता था। ये अंतिम विजय थी। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। शिवाजी का जन्म जिस किले में होता है उस किले का नाम है शिवनेर। शिवाजी का जन्म जिस किले में होता है उसका नाम है शिवनेर किला। यहाँ पे 1627 को शिवाजी का जन्म होता है। शिवाजी की जितनी युद्ध नीति उनकी सफलता का इतिहास बताती है, उस साथ ही साथ उनकी जो प्रशासनिक नीति है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य पे प्रशासन किया था। शिवाजी ने अपनी सहायता के लिए 8 मंत्रियों का एक दल बनाया था जिसको अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान कहते थे। 8 मंत्री उनकी सहायता के लिए हमेशा रहते थे जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 8 मंत्री, जिसमें पेशवा, पहले फिर पेशवा एक क्रम है, तो पेशवा, फिर पेशवा के बाद अमार, अमार के बाद वाकिया नवीस, सुमन, सुरुनवीस या सचिव, सुरुनवीस या सचिव, सर ए नौबत, न्यायाधीश, और आपने थे पंडित राव। ये 8 मंत्रियों का दल था जिसे अष्टप्रधान भी कहा जाता था। इसी को अष्टप्रधान भी कहा जाता था। सबसे पहले शिवाजी के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था पेशवा का पद।
ये एक तरीके से प्रधानमंत्री कहा जाते थे। शिवाजी के बाद अगर किसी कागज पे सिग्नेचर होता था तो 2 मोहर लगती थी, एक शिवाजी की और दूसरे उसके बाद पेशवा की। तो ये प्रधानमंत्री के बाद अमात्य का मतलब होता है आजकल के वित्त मंत्री जो आय व्यय देखते थे, आय और व्यय देखने वाला, आय एवं व्यय देखने वाले यानी वित्त मंत्री, आय व्यय। चौथा है बाकिया नवीस। बाकिया नवीस का काम होता था जो राजा के रोज दैनिक कार्यों को देखते थे, रोज कार्यों। इनकी ये भी जिम्मेदारी थी कि राजा की सुरक्षा भी करें। गुप्तचर का भी विभाग इनके पास था, ठीक है। बाकिया नवीस इनके पास एक सुरक्षा का डिपार्टमेंट था और दैनिक कार्य देखते ही थे और गुप्तचर विभाग भी इनके पास था। सीधा बाबू ने तो सिर्फ CBI और सूचना विभाग भी था। एक तरीके से ये गृह मंत्रालय पूरा इनके पास था, वाकिया नवीस के पास पूरा शिवाजी का देखते थे। चौथा था सुमंत। सुमंत का मतलब होता था विदेश सचिव या विदेश मंत्री। विदेश सचिव यानी ये विदेशों की देखभाल करते थे, जिनको कहते थे सुमंत। सुरुनस्वीस या सचिव, ये सचिवालय के प्रधान होते थे और इनका काम ये होता था इस विभाग का कि जितना भी पत्राचार होता था इन्हीं को देखना था, यानी पत्राचार विभाग। सर-ए-नौबत ये सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग था। न्यायाधीश, देखिए सर्वोच्च न्यायाधीश तो शिवाजी स्वयं थे, लेकिन उसके नीचे भी न्यायाधीश बैठते थे इनके नीचे। तो न्यायाधीश का जो पद था, जो न्यायालय धार्मिक मामले में जो न्याय करते थे उनका नाम था 8वां यानी पंडित राव। ये धार्मिक मामले में न्याय करते शिवाजी के समय भी राज्य का विभाजन, प्रशासनिक विभाजन किया गया था। पूरे साम्राज्य को प्रांत में बांटा गया था, प्रांत को महल में बांटा गया था और महल को तरफ में। प्रांत में सूबेदार होते थे, महल में सर हवलदार सबसे बड़ा पद था और तरफ में हवलदार का पद था। हवलदार का पद था, ये इनका बटा हुआ था। प्रांत से महल, महल से तरफ और तरफ से नीचे होता था गांव। गांव में पाटिल आय व्यय देखता था। पाटिल का क्रय विक्रय भी होता था, खरीदा बेचा भी जाता था पाटिल का। यानी गांव में जो पाटिल होता था उसकी खरीद फरोख्त, उसको बेच भी दिया जाता था, खरीद भी दिया जाता था, यानी क्रय विक्रय होता था इसका। मतलब कहीं का पार्टी अगर अच्छा उसी वजह से गाँव डेवलप कर रहा तो मतलब उसको खरीद देंगे। बिल्कुल, यहाँ पे कोई अच्छा हो तो उस समय उसको खरीद कर अपने यहाँ तैनात कर दिया जाता था। यानी ये प्रक्रिया थी, इसमें क्वेश्चन आ चुका है क्या पार्टी का क्रय विक्रय होता था कि खरीद होता था उसमें। अब हम लिखते हैं उनका आय। आय का प्रमुख साधन तो वैसे भूमिकर ही था, भूमिकर था। शुरुआत में 33% शुरुआत तो की गई थी, लेकिन बाद में आय 40% दिया जाता था, 40% या 2/5% दिया जाता था, 2/5वां भाग। जो उनकी भूमिकर व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी, यानी किसानों से सीधा। रैयतवाड़ी का ये मतलब होता है कि किसान को भूमि का स्वामी मान लिया जाता था
और उन्हीं से सीधा संपर्क करके आयत होगी। तो ज़्यादातर जो उनकी जमीन थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी शिवाजी के काल में। जमींदारी भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, किसानों से सीधा। और यहाँ भी क्या कहते हैं, जमीन को मापने के पश्चात क्या कहते हैं, आय लिया जाता था। इनके समय जो पैमाना था उसको कहते थे काठी, आय का मापन का पैमाना, मापन का जो पैमाना था उसे कहते थे काठी, ये काठी कहा जाता था। ये तो भूमि कर था। इसके अलावा इसके अतिरिक्त भी दो आय और इम्पोर्टेंट थे जो शिवाजी लेते थे, उसका नाम था चौथ और सरदेशी। चौथ, ये मराठा साम्राज्य में भूमि कर के अलावा अतिरिक्त ये कर लिया जाता था, ये सिर्फ मराठा ही लेते थे। चौथ का मतलब ये होता है कि पड़ोसी राज्यों की रक्षा के बदले में जो कर लिया जाता था उसको क्या कहते थे, चौथ। देखिए, पड़ोसी राज्य से लिया जाता था, पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी राज्य से सुरक्षा के बदले जो कर लिया जाता था, जो कर लिया जाता था वो था चौथ। ये उस राज्य की आय का, जैसे पड़ोसी राज्य की जितनी भी आय है उसका 1/4 हिस्सा। अगर 100 रुपया है तो मान लीजिए 25 रुपया शिवाजी ले लेते, 1/4 हिस्सा। और सरदेशमुखी, सरदेशमुखी, सरदेशमुखी ये भी जो आय होती थी ये 1/10वां भाग लिया जाता था पड़ोसी राज्य से। सरदेशमुखी क्यों लिया जाता था? सरदेशमुखी, देखिए चौथ तो सुरक्षा के नाम पे किया जाता था। सरदेशमुखी वो स्वयं अपने को एक क्या कहते हैं, जमींदार मानते थे, देशमुख मानते थे। इसलिए क्या कहते हैं, जमींदार होने के नाते खुद अपना पड़ोसी राज्य से टैक्स लेते थे, जिसको कहते थे सरदेशमुखी। ये आय का 1/10वां हिस्सा था। शिवाजी के समय भी पैदल और घुड़सवार और तोपखाना इनका बड़ा महत्व था उस समय भी। तो उनके समय में घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना को कहा जाता था पागा। घुड़सवार सेना जो होती थी शिवाजी के समय उसको कहा जाता था पागा। और ये 2 प्रकार का होता था, एक होता था बरगीर, एक होता था सिरेदार। बरगीर को राज्य की तरफ से नियुक्त किया जाता था, राज्य की तरफ से सैनिकों को नियुक्त किया जाता था, से नियुक्ति मिलती थी, राज्य की तरफ से नियुक्ति मिलती थी बरगीर। राज्य की तरफ से नियुक्ति और राज्य की तरफ से ही अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे। और सिरेदार वे स्वयं अपना इंतजाम करते थे, स्वयं अपना अस्त्र शस्त्र लाते थे। इनकी जो घुड़सवार सेना थी इसको एक प्रशासनिक रूप से डिवीजन किया गया था। 25 घुड़सवार सैनिक के ऊपर एक पद होता था हवलदार। 25 घुड़सवार सैनिक है तो उसके ऊपर का पद होगा हवलदार। 5 हवलदार के ऊपर का पद होगा जुमलादार।
जुमलादार के ऊपर पद होगा 1000 का पद और 5 1000 पद के ऊपर होगा 5000 का पद। सबसे बड़ा जो पद था घुड़सवार सैनिक में वो था 5000 का पद, यानी जो 25 सैनिक घुड़सवार थे तो उनके ऊपर एक हवलदार, 5 हवलदार के ऊपर जो रहते थे ऊपर अधिकारी था जुमलादार और 10 जुमलादार के ऊपर का अधिकारी था वो था 1000, यानी 5 1000 के नीचे 1000 के 5 पद से और 1000 के नीचे 10 जुमलादार होते थे और एक जुमलादार के नीचे 5 हवलदार होते थे और एक हवलदार के नीचे 25 घुड़सवार सैनिक होते थे। ये इनका घुड़सवारी का प्रशासनिक पद था। इसी प्रकार इनके साथ पैदल सेना का भी प्रशासनिक पद था। जो पैदल सैनिक होते थे उनका भी पद था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैदल सेना, इसमें 10 सैनिक, 10 पैदल सैनिक के ऊपर का पद होता था नायक। 9 सैनिक के ऊपर होता था नायक, यानी 9 पैदल सैनिक है उसका एक अधिकारी होगा नायक और 10 नायक के ऊपर होता था हवलदार और 3 हवलदार के ऊपर का पद है जुमलादार और 10 जुमलादार के ऊपर का पद है 1000 और 7 1000 के ऊपर का पद है 7000 का पद। यानी पैदल सैनिक में सबसे बड़ा पद हो गया 7000 का पद और घुड़सवार में हो गया 5000 का। ये अक्सर क्वेश्चन आया है, कई बार ये पूछता है नायक से बड़ा कौन है, कितने नायक आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो प्रशासनिक संगठन है ये बहुत तरीके से इसकी संरचना की गई थी और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो सैनिक विभाग में सभी लोग रहते हैं, इनको तोपखाना की भी स्थापना की थी। तोपखाना यानी उस समय मुगल काल में मीर गाजिस का नाम था। तोपखाना इन्होंने महाराष्ट्र में 3 जगह स्थापित किया था। तोपखाना कल्याण में, कोलाबा, ये तोपखाना का उपयोग इन्होंने मुगल शासकों के विरुद्ध नहीं, देखिए कई बार क्वेश्चन आया है, क्योंकि मुगल शासकों के नदी में लड़ाई नहीं हुई थी। उस समय एक आंग्रिया एवं सिद्धि जाति आई थी जो अरब से आ गई थी। वो क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, समुद्र पर रहती थी और लूटपाट करते थे। उनको पुर्तगालियों ने बसा दिया था। ये अरब से आए थे पुर्तगाली लोग, अपने सैनिक के रूप में उनका उपयोग करते थे, जिनका नाम आंग्रिया एवं सिद्धि रहते थे। आंग्रिया एवं सिद्धि, इन्हीं के खिलाफ तोपखाने का प्रयोग किया गया था। और तोपखाने का जो केंद्र था कल्याण में था, कोलाबा में था शिवाजी ने। और ये जो आंग्रिया लोग थे ये अरब से भारत में आए थे और समुद्र तटीय स्थान पर रहने लगे थे। इनका काम ही था कि ये लोग लूटपाट करते थे। तो अपनी तटीय सुरक्षा के लिए शिवाजी ने तोपखाने का उपयोग किया था। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके लड़के का नाम रहता है संभाजी। संभाजी
देखिए शिवाजी तो मर जाते हैं लेकिन औरंगजेब अभी जीवित रहता है। औरंगजेब का काल कितना रहता है? 1707। औरंगजेब के एक लड़के का नाम भी शहजादा अकबर रहता है। ठीक है, देखिए यही से कहानी शुरू होती है। शहजादा अकबर रहता है, वो औरंगजेब का विरोध करता है। जैसे औरंगजेब भी विरोध करते थे, वो लड़का उनका विरोध करता है और दक्षिण में चला आता है। दक्षिण में शिवाजी के लड़के यानी संभाजी ने अकबर को अपने यहाँ शरण दे दी। इसीलिए औरंगजेब ने संभाजी के खिलाफ हो गया और एक युद्ध होता है संगमरमरेश्वर का। संगमरमरेश्वर का ये दक्षिण में युद्ध होता है। इस युद्ध में संभाजी पकड़ा जाता है अपने मंत्री कवि कलश के साथ। औरंगजेब उससे कहता है कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए, लेकिन संभाजी मना कर देता है और संभाजी की हत्या कर दी जाती है। तुरंत उसकी हत्या कर देता है औरंगजेब। संभाजी के मरने के बाद संभाजी का भी लड़का का नाम रहता है साहू। तो संभाजी के लड़के साहू और उनकी माँ जिनका नाम रहता है येसुबाई, उनको औरंगजेब पकड़कर कैद कर लेता है। यानी साहू एवं येसुबाई इनको औरंगजेब के द्वारा कैद कर दिया जाता है। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के एक लड़के का नाम रहता है आजम, मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम वो एक मंत्री जुल्फिकार की सलाह से साहू को छोड़ देता है और उनकी मां को छोड़ देता है। लेकिन 1707 में मराठा साम्राज्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन। जब संभाजी की मृत्यु होती है तो संभाजी का सौतेला भाई राजा राम गद्दी पर बैठता है। राजा राम सतारा को अपनी राजधानी बनाता है। राजा राम शिवाजी का ही लड़का रहता है, यानी संभाजी का सौतेला भाई यानी साहू का चाचा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन आता है। तो ये राजा राम और राजा राम की पत्नी का नाम रहता है ताराबाई। राजा राम की पत्नी का नाम रहता है ताराबाई। लेकिन राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है 1707 के आसपास। तो उस समय जब साहू आता है तो साहू का युद्ध अपनी चाची यानी किससे होता है? ताराबाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ है। मुगल ये सोचते हैं कि हम तो साहू को छोड़ देंगे, ये लोग आपस में ही लड़ बैठेंगे, और होता भी यही है। आपस में ही मराठा साम्राज्य अपने मतलब केंद्र में अपने को शासन करने के लिए युद्ध लड़ने लगते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है खेड़ का युद्ध। खेड़ का युद्ध 1708 ईस्वी में खेड़ का युद्ध। इस युद्ध में साहू की सेना पराजित हो जाती है और उसकी चाची यानी ताराबाई की सेना हार जाती है, यानी साहू की विजय हो जाती है। साहू की विजय हो जाती है और साहू गद्दी पर बैठ जाता है 1708 ईस्वी से 1749 ईस्वी। साहू खुद ही बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था। इसके पूरे शासन काल में जो पेशवा थे उन्हीं का सारा चीज क्या कहते हैं विकास का पथ है, सिर्फ पेशवा। और यहीं से पेशवा का इतिहास भी शुरू होता है साहू के काल से। साहू जब गद्दी पर बैठता है तो वो एक बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त करता है 1708 ईस्वी में। और बालाजी विश्वनाथ के काल में ही शुरुआत होती है पेशवा। वैसे पेशवा का पद पहले भी था, हम बताएं, लेकिन शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा का पद था, लेकिन शाहू के समय पेशवा का स्थान और अधिक हो जाता है, शक्तियां बढ़ा दी जाती हैं। तो पेशवा 1708 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ
बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा रहते हैं तो उस समय मुगल दरबार में भी उत्तराधिकार के लड़ाई छिड़ी रहती है, मुगल दरबार में भी, क्योंकि औरंगजेब मर जाते हैं। हम आप लोगों को बता भी चुके हैं, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, फिर बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह, जहांगीर शाह के बाद फिर फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर जब गद्दी पर बैठता है तो हमने बताया था कि दो भाई थे, सैयद बंधु, क्या नाम था उनका? अब्दुल्ला खां और हसन, ये दो भाई थे। ये दो भाई में से एक भाई जो छोटा भाई था वो बहुत समझदार था, वो बालाजी विश्वनाथ से समझौता करता है, हसन अली। वो कहता है कि फर्रुखसियर को आप हटा दीजिए गद्दी पर मेरी सहायता करके, और मैं आपको दक्षिण भारत में चौथ और सरदेशमुखी, जिसका भी हमने उल्लेख किया है। चौथ क्या है? देखिए क्वेश्चन आता है, चौथ पड़ोसी राज्यों से और सरदेशमुखी भी पड़ोसी राज्य से, लेकिन वो 1/10। तो पहली बार बालाजी विश्वनाथ, देखिए पहली बार 1719 ईस्वी में ये समझौता होता है, दिल्ली का समझौता करते हैं, दिल्ली का समझौता। इस समझौते के तहत पहली बार मुगल से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त होता है, चौथ एवं सरदेशमुखी दक्षिण के 6 प्रांतों में। बालाजी विश्वनाथ की सहायता से जो हसन अली है उसने क्या किया, फर्रुखसियर को हटा दिया। इसलिए फर्रुखसियर हट गया। इस संधि पर जो मुगल शासक ने दस्तखत किया था उसका नाम था रफ़ी-उद-दर्जा, रफ़ी-उद-दर्जा। ये मुगल शासक था। बालाजी विश्वनाथ के समय ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई थी, दिल्ली का समझौता, जिसमें 6 प्रांतों का चौथ और सरदेशमुखी मुगल काल से सीधे प्राप्त हो गया था। इसके बदले में मराठा को मुगल शासक को सहायता देनी पड़ती थी। करीब 15,000 सैनिक लेके दिल्ली में आना था और उनको सहायता देनी थी, और ये भी था कि 10 लाख रुपया वार्षिक कर भी देना था। लेकिन वो जो 6 प्रांत से चौथ और सरदेशमुखी था उसकी आय करोड़ों में थी, वो बहुत अधिक आय थी। देखिए इन्हीं के समय ये जो पद था पेशवा का वो वंशानुगत हो गया, यानी बालाजी विश्वनाथ के बाद ही उनका लड़का गद्दी पर बैठा, बाजीराव प्रथम। ये 1720 से 1740 ईस्वी में गद्दी पर बैठा बाजीराव प्रथम। बाजी प्रथम पूरे पेशवाओं में सबसे महान था, सबसे ज़्यादा महान था। उसके काल में, बाजीराव प्रथम के काल में कई जगह से चौथ और सरदेशमुखी की प्राप्ति हुई। 1728 ईस्वी में, 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने दक्कन में एक शासक था जिसका नाम था निजाम। निजाम से चौथ लिया, पालखेड़ का युद्ध हुआ। इसमें निजाम की पराजय हुई, निजाम की पराजय हुई और एक संधि हुई, मुंशी शिवगांव की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। निजाम का मतलब है निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क। इसने हैदराबाद राज यानी दक्कन की स्थापना की थी। इसी से ये संधि होती है जिसमें चौथ और सरदेशमुखी मिलाप होता है। ये जो चौथ और सरदेशमुखी का ये जो क्षेत्र है, इससे मध्य भारत का बहुत क्षेत्र क्या कहते हैं मिल जाता है। 1728 बाजीराव प्रथम बुंदेलखंड के एक शासक थे जिनका नाम था छत्रसाल।
और वही जो छत्रसाल शासक थे, जो शिवाजी ने जब राज्याभिषेक किया था तो वो उस राज्य अभिषेक में आए भी थे छत्रसाल। तो छत्रसाल को इलाहाबाद के शासक परेशान कर रहा था, इसलिए छत्रसाल की सहायता करने के लिए क्या कहते हैं बाजीराव प्रथम गया था और उसमें बुंदेलखंड की विजय की, यानी कई विजय में मुगल शासकों को पराजित किया। उस समय मुगल के जो सूबेदार थे, इस खुशी में छत्रसाल ने एक दरबार लगाया और क्या कहते हैं बाजीराव प्रथम को झांसी, कालपी, सागर, ये क्षेत्र बुंदेलखंड के क्षेत्र बाजीराव प्रथम को मिल गया। इसी दरबार में मस्तानी नामक एक महिला का भी उल्लेख मिलता है, जिसका बाद में विवाह हुआ था बाजीराव प्रथम से। और ये मस्तानी जो थी, ऐसा माना जाता है कि वो छत्रसाल की लड़की थी। मस्तानी से विवाह होता है। सर फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो थी? अभी हम आपके क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे। तो ये आप सुनिए, छत्रसाल की लड़की का विवाह हुआ था। ये 3 क्षेत्र भी उस समय बुंदेलखंड के क्षेत्र मिल गया था। 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने गुजरात की विजय की और 1739 ईस्वी में पुर्तगालियों से वसीम का क्षेत्र, ये बम्बई के पास है, मुंबई के पास, वसीम का क्षेत्र ले लिया। दरअसल पुर्तगाली लोग उस समय देखिए, सूरत और बम्बई वास्तव में मुगल क्षेत्र में था और पुर्तगालियों ने धीरे धीरे उस क्षेत्र में कब्जा कर लिया था, यानी कुछ राजस्व दे के, कुछ कर देकर मुगल से अधिकार ले लिया था। लेकिन जब बाजीराव प्रथम 1737 ईस्वी में गया पुर्तगालियों के खिलाफ, तो उसने पुर्तगालियों से वसीम का क्षेत्र ले लिया 1739 ईस्वी में। किसने? बाजीराव प्रथम ने। इसकी भी मृत्यु हो जाती है 1740 ईस्वी में। 1740 में मृत्यु हो जाती है इसमें। और शिवाजी में देखिए, कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, शिवाजी की भी जो नीति थी वो हिंद स्वराज यानी राष्ट्रीय नीति थी कि यानी कोई विदेशी शासक भारत में शासन ना करे। यहाँ देखिए, हिंद स्वराज की मतलब ये नहीं है कि मुसलमान के शासन की बात नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम को तो वो भी अपने सेना में रखते थे, लेकिन यहाँ विदेशी शासन से मतलब है। कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि हिंद स्वराज का क्या मतलब है। इसका मतलब है विदेशी शासन के खिलाफ सत्ता, और बाजीराव प्रथम भी यही चाहते थे। बाजीराव प्रथम और शिवाजी की जो नीति थी वो हिंद स्वराज की थी। शिवाजी हिंद स्वराज। इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी। ये गद्दी पर बैठे बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी। देखिए, बालाजी बाजीराव के समय सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार हुआ। बालाजी बाजीराव के समय में जो मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, ये 2 क्षेत्र पर तो चौथ और सरदेशमुखी मिल ही गया था। इनके समय दक्षिण भारत में एक शासक था जिसका नाम था दोस्तली, उससे भी चौथ और सरदेशमुखी और एक क्षेत्र की विजय हुई थी तृष्णापल्ली। बालाजी बाजीराव रघुजी भोसले की सहायता से दोस्त अली की हत्या कर तृष्णापल्ली मलिक को अधिकार मिल गया। ये देखिए, दोस्त अली कर्नाटक का राजा था, कर्नाटक का शासक था, इसकी हत्या कर दी गई। और
इसी समय अभी अंग्रेज लोग भी वहां पे डटे हुए थे। देखिए, इसी कर्नाटक पे जिस समय मराठे आक्रमण करने गए, उसी समय फ्रांसीसी और अंग्रेज भी दक्षिण भारत में थे। और 3 बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होता है, कर्नाटक का युद्ध भी होता है। और इसी समय बालाजी बाजीराव के समय में इस दोस्त की हत्या कर दी जाती है कर्नाटक के नवाब की। जब बालाजी बाजीराव शासक थे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस समय बंगाल मुगल शासक के केंद्र था। और इस समय बंगाल का जो सूबेदार था वो था अलीवर्दी था। तो रघुजी भोसले ने अलीवर्दी खां के से भी आक्रमण किया। रघुजी भोसले एक क्या कहते हैं सेनापति थे बालाजी बाजीराव के समय। उन्होंने एक अपना दूत भेजा था अलीवर्दी से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने के लिए। अलीवर्दी खां ने क्या किया, उस दूत की हत्या करा दी। भास्कर पंत उसका नाम था। इसलिए रघुजी भोसले स्वयं गया आक्रमण करने के लिए और अलीवर्दी ने अधीनता स्वीकार कर ली और उड़ीसा प्रांत दे दिया मराठों को। अलीवर्दी ने उड़ीसा प्रांत मराठों को दे दिया और बिहार तथा बंगाल से चौथ एवं सरदेश मुखी का अधिकार भी दे दिया। यानी ये पूरब तक पहुंच गए मराठे सीधे। उस समय देखिए बंगाल का प्रांत मुगल के अधीन होता था, लेकिन वो मुगल शासक भी कुछ नहीं कर पाया और यहाँ तक मराठे पूरब की तरफ पहुंच गए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वहाँ से भी पूरा चौक वसूल किया। 1700 ये जो घटना होती है करीब 1750 के आसपास ये मानी जाती है। इसके बाद मुगल शासक जब ये उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा से उनको चौक मिल जाता है, तब मराठे लोग और भी आक्रमणकारी होते हैं। बालाजी बाजीराव का एक चचेरा भाई रहता है जिसका नाम रहता है रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव उसी की सलाह पर ही काम करता है और उसी की सलाह से काम करने के कारण उसको घाटा भी हो जाता है। रघुनाथ राव 1757 ईस्वी में दिल्ली आता है आक्रमण करने के लिए। उस समय देखिए 2 चीज घटना होती है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहीं से 1757 ईस्वी में इधर रघुनाथ राव इसका चचेरा भाई दिल्ली आता है और उधर अहमद शाह अब्दाली पहले से ही मुगल पर आक्रमण करता रहता है। तो अहमद शाह अब्दाली जब मुगल शासक पे आक्रमण करता है तो अपने वो भी जैसे महमूद गजनवी शासक करता था, वो रहता नहीं था, चला जाता था अफगानिस्तान, लेकिन अपने मनपसंद शासकों को बैठा देता था। उसने भी यहाँ पर एक सेनापति की नियुक्ति की जिसका नाम था नजीबुद्दौला। नजीबुद्दौला ये था सेनापति की नियुक्ति करता है अहमद शाह अब्दाली। और इसी समय रघुनाथ राव आता है, इस सेनापति को उसके पद से हटा देता है और अहमद शाह अब्दाली के एक लड़के का नाम रहता है तैमूर, वो पंजाब में शासन करता रहता है, पंजाब उसके अधिकार, उसकी भी वो क्या कहते हैं फिक्र नहीं करता है और पंजाब में भी प्रशासनिक बदल देता है। पंजाब में हस्तक्षेप करता है रघुनाथ राव। देखिए इस रघुनाथ राव के इसी हस्तक्षेप के कारण, एक तो पहला कारण ये है उसने हस्तक्षेप किया, ठीक है, और अपने मनपसंद व्यक्ति को वहाँ पर गद्दी पर बैठा दिया पंजाब में भी, और क्या कहते हैं नजीबुद्दौला को हटा दिया उसने सेनापति को। ये मुगल शासक था, मुगल शासक दिल्ली में सेनापति था जिसको अहमद शाह अब्दाली ने गद्दी पर बैठाया था, यानी सेनापति का किया था। क्या चीज? नजीबुद्दौला। नजीबुद्दौला को ध्यान से सुनिए, हमने कहा है सेनापति का पद मिला था,
तो रहता जो सेनापति है वो दिल्ली में था, वो रोहिलखंड के बंगस वंश का था जो आप कह रहे हैं, ठीक है, वो उस वंश से संबंधित था, लेकिन सेनापति का जो पद मिला था वो उस समय दिल्ली में था और रघुनाथ राव ने उसको हटा दिया उसके पद से। और इसी के लिए अहमद शाह अब्दाली ने भारत में आक्रमण करने की योजना भी बताई। दूसरा कारण ये भी था कि जिस नजीब-उद-दौला को हटाया उसने एक गुट भी बनाया। नजीब-उद-दौला ने एक गुट बनाया था। उस गुट में अवध के शासक शुजा-उद-दौला, अवध का शासक, रोहिलखंड के शासक, रोहेली शासक हाफिज रहमत खान, हाफिज रहमत खान और बंगाल के भी शासक, बंगाल के जो शासक थे उस समय, बंगाल के भी जो शासक थे यानी सिराजुद्दौला, वो भी शामिल हो गया इस गुट में। यानी बंगाल, अवध और ये रोहिलखंड के जो शासक था हाफिज रहमत का, ये सब मिलके इन लोगों ने अहमद शाह अब्दाली को आमंत्रित किया और इस आमंत्रित के फलस्वरूप पानीपत का तीसरा युद्ध होता है इन्हीं के काल में 1761 ईस्वी। 1761 का पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध का नेतृत्व किया था सदाशिवराव ने। इसमें बालाजी बाजीराव के लड़के का नाम था विश्वासराव। देखिए ये युद्ध लड़ा जाता है, इस पानीपत का ये तीसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी, दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू। और ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, पानीपत का तीसरा युद्ध। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की सेना में बंगस यानी रोहिलखंड के, शुजा-उद-दौला यानी अवध के और बिहार के, इन सभी लोगों को शामिल करते हैं। इस युद्ध में बहुत भयंकर करीब 25,000 लगभग माना जाता है कि मराठे मारे जाते हैं, कई सैनिक मारे जाते हैं, कई बहुत महत्वपूर्ण। सदाशिवराव जो कि बालाजी बाजीराव का भतीजा रहता है वो मारा जाता है, इनका लड़का विश्वासराव वो मारा जाता है। इस हार के कई कारण भी होते हैं, देखिए कई कारण था। सदाशिवराव ने अपनी नीति से, हमने पहले भी बताया था, कई लोगों को अपने युद्ध से हटा दिया था। उन्होंने इस समय जाट जो मराठों के साथ में थे वो अलग हो गए थे, जाट अलग हो गए थे, समझिएगा, जाट अलग हो गए थे, जाट अलग हो गए थे। बुंदेला जो छत्रसाल मराठों के साथ में थे वो भी अलग हो गए, बुंदेले लोग अलग हो गए, सिख लोग अलग हो गए और होलकर यानी मल्हारराव होलकर ये भी अलग हो गया। ये सभी अलग हो गए सदाशिवराव की नीति के कारण, जिसके कारण इस युद्ध में पराजय हुई। इस पराजय का एक और महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने तोपों का प्रयोग किया था। वो जो तोप थी वो घूमती हुई तोप थी, जिसका प्रयोग उसने ऊंट पे किया था। ऊंट पे रखी हुई घूमती तोप का प्रयोग ये भी माना जाता है, मतलब जिधर चाहे उधर घुमा के दाग। बिल्कुल। इधर तोप खाना था, इधर भी एक तोप खाना था मुगल शासक इब्राहिम गर्दी, लेकिन इनका तोप खाना नहीं प्रयोग हो पाया, उसके तोप खाने ने बहुत अधिक उपयोग किया। तो इन समस्त कारणों को का
ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि मराठों की पराजय के कई कारण थे, जो कुछ थे तीसरे युद्ध में पराजय। बालाजी बाजीराव उस समय देखिए शासक थे, उनके बाद ये जानकारी मिला था व्यापारियों ने इस युद्ध के बारे में बताया था। व्यापारियों ने और जब उनको ये पता चला था तो उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी 1761 ईस्वी में। तो ये चलिए इसको बंद कर दीजिए, तब नहीं होना कल ज़्यादा समय हो गया था परसों आप